अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। आसिफ ने इंतहाई कीमती राज मेरे सामने उगल दिया था। इसके बिना पर इसे अहमक कहा जा सकता था, लेकिन दूसरी जानिब वो और उसकी बूढ़ी कंवारी दोनों बहनें समद भाई और उसकी जायदाद, उसके घर, उसके कारोबार पर कब्जा करने का सोच रहे थे, तो इससे इनकी अय्यारी और चालाकी झलकती थी। मैंने एक लम्हे के लिए भी आसिफ को यह महसूस नहीं होने दिया था कि इससे मालूम होने वाली मालूमात को भी इसके खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ। मैंने इसकी पीठ ठोंकते हुए मजबूत लहजे में कहा, आसिफ साहब, मुझे तो आपकी किस्मत पर रश्क महसूस हो रहा है। मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द आपके सर पर सेहरा सज जाए। मैंने इसकी तमन्ना में हवा भरी तो वो फूल गया। फिर शुक्राना अंदाज में बोला, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे वकील साहब। आसिफ साहब, मैंने बड़ी अपनाइयत से इसे मुखातिब किया, फिर बड़ी होशियारी से अपने मकसद की जानिब पेशकदमी करते हुए कहा, आप एक नई खुशियों से भरपूर और आसाइशों से मज़य्यन ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि लगे हाथों इसकी नोटिस वाले मामले को भी निपटा ही दें। इतनी देर से मैं नोटिस के जिक्र को पसे पुश डालकर इसके साथ इसकी मर्जी की बातें कर रहा था। मैंने अचानक नोटिस की जानिब इसकी तवज्जो मबसूल कराई तो वो बिदक कर बोला, निपटा दूँ से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है जवेरिया को तो वैसे भी नहीं रखना। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, खामखा इसकी नहुसत से आपका रूबी वाला मंसूबा खटाई में पड़ जाएगा, लिहाजा इसे फारिग कर दें तो अच्छा है। कहते तो आप ठीक ही हैं, वो मायना खैज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। जवेरिया को तो इस मामले की हवा तक नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं इसे कैसे फारिग करूं? भाई सीधी सी बात है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इसके वाजिबात अदा कर दें। जवेरिया एक लालची औरत है, वो इसी में खुश हो जाएगी और ये मामला खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी ये कौन सी इतनी बड़ी रकम है? 30,000 के तलाई ज़ेवरात, 20,000 नकद और 25,000 हक मेहर है। इसके अलावा नानो नफ़े के ज़ेल में 1 साल की रकम 18,000 रुपये बनती है। ये कुल मिलकर 93,000 रुपये बन जाते हैं। आप ये अमाउंट जवेरिया को देने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अपने ऑफिस में बुलाकर आप लोगों का तस्फिया करा देता हूँ। केस कोर्ट में जाए बगैर ही निमट जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर, तजवीज़ तो आपकी ज़बरदस्त है। वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम आसिफ साहब? मैंने पूछा। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना मेरे बस का काम नहीं है। वो अपनी मजबूरी से मुझे आगाह करते हुए बोला, जवेरिया से मैंने जो 20,000 रुपये लिए थे वो मैंने एक कारोबार में लगाए थे और इस कारोबार में मुझे नुकसान हो गया, यानी वो 20,000 रुपये डूब गए। जहाँ तक तलाई ज़ेवरात का मामला है तो वो भी मैंने जवेरिया के ग़याब में फ़रोख्त कर दिए हैं। इस वक्त मेरी माली हैसियत ऐसी नहीं है कि मैं जवेरिया को 10,000 रुपये भी अदा कर सकूं। मेरे जी में तो यही आई कि अभी उठूं और जूता उतारूं और सांस रोककर इस कमीने इंसान के सर पर छितरोल शुरू कर दूं, लेकिन मेरा ये अमल अपने बनाए खेल का सत्यानाश मार देता। लिहाजा मैंने ज़ब्त के दामन को मजबूती से थामे रखा और बड़े रसान के साथ कहा, आप कहीं से कर्ज उधार नहीं पकड़ सकते? 93,000 क्या, मैं तो 8-10 लाख भी पकड़ सकता हूँ। वो फखरिया अंदाज में सीना तार कर बोला, मगर अभी ये मुनासिब नहीं लगता। समद साहब भी क्या सोचेंगे कि शादी अभी हुई नहीं और दामाद जी ने फरमाइशें शुरू कर दी। मैं इसकी मक्कारी को बड़ी वजाहत के साथ समझ गया। वो अपने होने वाले ससुर को चूना लगाकर जवेरिया की वाजिबात अदा करने के बारे में सोच रहा था। मैंने इसकी बात की तायद करते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ साहब, ससुराली रिश्ता बहुत नाजुक होता है। इंसान को अपनी खुददारी पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। अल्लाह आपका भला करे वकील साहब, आप तो माशाल्लाह काफ़ी समझदार इंसान हैं। वो मेरी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से बोला, एक बात सच सच बताएंगे? जी पूछें। मैं हमतन गोश हो गया। आप मेरे वकील हैं ये जवेरिया के? उसने पूछा। आपसे मुलाकात से कबल मैं जवेरिया का वकील था। मैंने इसके एतमाद को हमदर्दी का भगार लगाते हुए कहा, लेकिन मैं अब आपका वकील हूँ। आपका ये फैसला खासा दानिशमंदाना है। वो मुदब्बिराना अंदाज में बोला, मेरे वकील होने के नाते आपको मेरा एक काम करना होगा। जी बताएं, कौन सा काम? क्या आप किसी तरह जवेरिया को वाजबात के मुतालबे से 2-3 माह तक रोक सकते हैं? उसने बड़ी होशियारी से कहा।
जवेरिया को हर सूरत में फारिग करना है, मगर मैं चाहता हूँ कि किसी बदमज़गी के बगैर रूबी से मेरी शादी हो जाए। इसके बाद मेरे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। 93,000 क्या, मैं कुछ ज़्यादा ही इसे दे दूँगा। इसका मुँह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये बात बखूबी मेरी समझ में आ गई कि वो जवेरिया को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर चुका था, लेकिन महज फंड्स की कमी के बायस वो फ़िलहाल इस मामले को तूल देना चाहता था। जब इसने किसी सूरत जवेरिया को अपनी बीवी की हैसियत से रखना ही नहीं था, तो फिर मुझे अपनी मुवक्किला के तहफ़्फ़ुज़ात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना था। मैंने एक हतमी फैसले पर पहुंचने के बाद इसकी तसल्ली की खातिर कह दिया, मेरे लिए ये बहुत आसान काम है आसिफ साहब। 2-3 माह क्या, मैं तो एक लंबे अरसे तक जवेरिया को अपने ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर कर सकता हूँ। लेकिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, लेकिन क्या वकील साहब, मैं चाहता हूँ आप इस नोटिस का जवाब दे दें। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। जवाब? वो उलझन ज़दा लहजे में मुझसे बोला, जवाब की क्या ज़रूरत है वकील साहब? ज़रूरत है, तभी तो आपसे कह रहा हूँ, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। यूँ समझ लें कि ये एक तरह की खानापुरी है। हमें रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अपनी फ़ाइलों का पेट भरना पड़ता है। आपके जवाब से मैं जवेरिया को भी मुतमईन करके ज़्यादा अरसे तक टाल सकता हूँ। मैं इसे बताऊँगा कि मेरा नोटिस मिलते ही आपके हाथ पांव फूल गए थे और आप 93,000 रुपये का इंतज़ाम करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये एक रस्मी सी कार्रवाई है, आपको इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे इत्मीनान दिलाने पर वो पुरसुकून हो गया। फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, जवाब में क्या लिखना होगा? आप क्यों फ़िक्र करते हैं, मैं हूँ ना आपका वकील। मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मैं जवाब का मजमून तैयार करके आपको पढ़वा देता हूँ, आप इस पर दस्तखत कर दीजिएगा। जी ठीक है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने इस केस के पस मंज़र और पेश मंज़र को निगाह में रखते हुए एक ऐसा मजमून टाइप करवा दिया जो बादिशा मेरी मुवक्किला के लिए मुआविन और मुफीद साबित हो सकता था। आसिफ की जानिब से नोटिस का जवाब कुछ इस तरह था, वकील साहब, आपका भेजा हुआ नोटिस बतारीख दिसंबर मौसूल हुआ। आपके मुवक्किला जवेरिया ने आपसे गलत बयानी से काम लिया है। मैंने इसे घर से नहीं निकाला, बल्कि खुद अपनी मर्जी से गई है और सारा जेवर भी अपने साथ ले गई है। खैर, इसने मेरा काम आसान कर दिया है। यह हकीकत है कि जवेरिया अभी तक कानूनन और शरन मेरी बीवी है, लेकिन वो इस लायक नहीं कि बीवी की हैसियत से मैं इसे अपने घर में रखूं। और इसका सबब यह है कि जवेरिया गंदे अमलियात करती है और कराती है। जब तक ये मेरे घर में रही, हमारे घर का निज़ाम दरहम बरहम रहा। इसके सिफली अमलियात की वजह से मेरी बहनों के रिश्तों में शदीद नोयत की रुकावट पैदा हो गई। और एक ख़ास बात यह है कि जवेरिया बांझ भी है। ऐसी औरत का मैं क्या अचार डालूँगा जो मेरी नस्ल तक को आगे न चला सके। और हाँ, मैं इस तरह के नोटिस की धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। ये मियाँ बीवी का मामला है, आपको हमारे बीच नहीं आना चाहिए। आपने सुना तो होगा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, मैं पैसों के इंतज़ाम में लगा हुआ हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं जवेरिया का हिसाब चुकता कर दूँगा। आसिफ वो नोटिस का जवाब पढ़कर खुश हो गया और तारीफ़ी अंदाज में बोला, आपने बड़ा ज़बरदस्त मजमून बनाया है। मैं तो ऐसे ही ज़बरदस्त काम करता हूँ जनाब। मैंने कलम उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, अब आप इस पर दस्तखत कर दें। दस्तखत कर दूं? जी हाँ, दस्तखत कर दें। ओह, उसने एक इत्मीनान भरी गहरी सांस खारिज की, फिर जल्दी से मेरी बताई हुई जगह पर दस्तखत कर दिए और बोला, यह आपने अच्छा किया कि नोटिस के जवाब में आपने कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं रूबी से शादी करने वाला हूँ। किसी वक्त आसिफ इंतहाई अहमक और उल्लू का पट्ठा नजर आता था और कभी वो बड़ी अय्याराना बातें करता था। बहरहाल मुझे उसके इसी फितरी या जिबली या तबई तजाद से फ़ायदा उठाना था। मैंने इसे खुशफहमी के खंभे पर चढ़ाते हुए कहा, आसिफ साहब, जब मैं आपका वकील हूँ तो फिर आप ही के मफादात की निगरानी करूँगा ना। जवेरिया तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकती कि आप एक शानदार ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले हैं। लग्जरी लाइफ के तस्वुर से उसकी बाछें खिल गईं। उसकी आंखों और चेहरे पर ऐसे तासुरात नमूदार हुए जैसे वो रूबी की संगत में कैफो इम्बिसात की नगरी के दौरे पर हो। मैंने इसकी लज्जत से भरपूर, सुरूर से पुरनूर ख्याली दुनिया में ज़रा सा भी खलल पैदा नहीं होने दिया
और इसे साथ ले जाकर नोटरी पब्लिक से इसके जवाब में तस्दीकी मोहर सख्त कर डाली। अब आप मुतमईन होकर घर जाएं और रूबी से शादी की तैयारियों में जुट जाएं। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, समझ लें कि काम हो गया। मैं इस जवाब के सहारे जवेरिया से टाल मटोल का सिलसिला जारी रखूंगा। वो आपके किसी भी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। वैसे आपका शादी का कब तक इरादा है? ये साल का आखिरी महीना है, वो पुरजोश अंदाज में बोला। मेरा ख्याल है इस माह के आखिरी हफ्ते में या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी के पहले हफ्ते में रूबी से मेरा निकाह हो जाएगा। ठीक है, मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। मैंने अलविदाई मुसाफे के लिए अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। इंशाअल्लाह अब आपकी शादी के बाद हमारी मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह। वो मेरे हाथ को पूरी कुव्वत से दबाते हुए बोला। इसकी आवाज़ बफूर मुसर्रत से कांप रही थी। रूबी के तसव्वुर ने उसे निहाल कर रखा था। मैंने बमुश्किल उससे अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मेरी जानिब से आपको एडवांस में ढेरों मुबारक। उसने जेब में हाथ डालकर बटुआ निकाला, फिर बटुए के अंदर से 100 रुपये वाले 5 करारे नोट बरामद करके मेरे हाथ में रखते हुए बोला, ये 500 रुपये मेरी तरफ से फीस रख लें। मैंने लक्ष्मी देवी की दस्तक को नज़रअंदाज करना मुनासिब न जाना और वो 500 रुपये अपनी जेब में रख लिए। आसिफ मेरा क्लाइंट नहीं था, लेकिन मैंने इससे मगजमारी में अपना अच्छा खासा वक्त बर्बाद किया था। इससे फीस लेना तो मेरा हक बनता था। ये 500 रुपये मेरी असल फीस का अशरे अशीर भी नहीं थे, लेकिन किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ भी ना होने से कुछ होना बेहतर है। इस अमर में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि आसिफ के दिल में और उसके घर में जवेरिया के लिए शम्मा भर भी जगह नहीं थी। लिहाजा जवेरिया की से जान छुड़ाना नागुज़ीर हो गया था, और वो भी तमाम वाजिबात की वसूली के साथ। दूसरी जानिब मुझे अपने तजर्बे की रोशनी में आफ्ताब शगुफ्ता जवेरिया का उम्मीदवार दिखाई देता था, और इसकी अव्वल व आखिर यही कोशिश बल्कि यही ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द जवेरिया आसिफ के निकाह से निकल आए। ख़वातीनो हज़रात की बनिस्बत कई गुना ज़्यादा हसास होती हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि जो मामला मैं देख रहा था वो जवेरिया ने महसूस न किया हो, जबकि आफ्ताब शगुफ्ता का महल्लेदार उसका पड़ोसी भी था। मैंने इस हवाले से जब जवेरिया को टटोलने की कोशिश की थी तो उसने दो टोक अंदाज में कह दिया था कि इसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर आफ्ताब शगुफ्ता ऐसा सोच रहा है तो किसी मुनासिब मौके पर वो इसका जहन साफ कर देगी। मैं जवेरिया के जवाब से ये सोचकर मुतमईन हो गया था कि अगर वाक़ियतन जवेरिया भी आफ्ताब की ज़ात में कोई दिलचस्पी रखती है और इसे मालूम है कि आफ्ताब के जहन में इसके लिए क्या है और किस नौइयत के जज्बात हैं, और जवेरिया ने दानिस्ता ये मामला मुझसे छुपाने की कोशिश की है, तो इसमें खराबी वाली कोई बात नहीं। ये जवेरिया का हक है कि वो अपनी बेहतरी के लिए जो भी फैसला करे, ख़ास तौर पर इन हालात में कि मार्केट में इसका एक और उम्मीदवार भी मौजूद था। मेरा इशारा जवेरिया के बहनोई शकील अहमद की जानिब है, जो जवेरिया को गुनाह की आड़ में मुसलसल अपनी हविस की भेंट चढ़ाए रखना चाहता था। यह घटियापन की इंतहा थी। शकील ने अपनी बीवी आरिफा को किसी कंपनी के फरोख्त शुदा प्रोडक्ट समझ रखा था, और वह इस चीज़ के नाकारा होने की सूरत में बादस फरोख्त सर्विस की ज़मानत वाला वारंटी कार्ड इस्तेमाल करते हुए कंपनी से मुतालबा कर रहा था कि वो इसकी सहूलत और इसके मकरू जज्बात की तस्कीन के लिए रिप्लेसमेंट के तौर पर जवेरिया को इसकी कस्टडी में दे दें। ये दुनिया है, यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, पाकीज़ा किरदार के मालिक मीनाराए नूर भी, और ग़िलाज़त से लिथवी सोच के हामिल शकील अहमद जैसे नासूर भी। मैंने आइंदा 2 रोज़ तक समद भाई और उसकी बेटी रूबी के बारे में अहम मालूमात जमा कर लीं, फिर जवेरिया को अपने ऑफिस में बुला लिया। अब की बार भी आफ्ताब शगुफ्ता इसके हमरा था। मैंने अपनी सेक्रेटरी माहम से कहा कि वो आफ्ताब शगुफ्ता को इंतज़ारगाह में बिठाए और जवेरिया को मेरे पास भेज दे। थोड़ी देर के बाद जवेरिया मेरे सामने बैठी थी। रस्मी अलग सलग के बाद उसने कहा, बेग साहब, आज आपका मूड ऑफ लग रहा है और मैं इसका सबब भी जानती हूँ। ये सच है कि आफ्ताब शगुफ्ता की आमद का सुनकर मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई थी, और यकीनन जवेरिया ने मेरे चेहरे से झलकते हुए इस तकद्दुर को बड़ी वजाहत के साथ देख और समझ लिया था। मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा, जानती हैं, फिर भी मेरे लहजे में शिकायत पाई जाती थी।
آپ ٹینشن نہ لیں، وہ خاصے خوشگوار لہجے میں بولی۔ میں بہت جلد آفتاب کی خوش فہمی دور کر دوں گی، ابھی اسے چلنے دیں۔ میں اکیلی جان کہاں کہاں خوار ہوں گی، بھاگ دوڑ کے کاموں کے لیے بھی تو کوئی چاہیے نا۔ میں نے کسی جرح یا اعتراض کی ضرورت محسوس نہیں کی اور فراغ دلی سے کہا، اب میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ بھاگ دوڑ کا زبردست کام شروع ہونے والا ہے اور اس مقصد کے لیے آفتاب سے زیادہ کارآمد بندہ ہمیں کہیں نہیں ملے گا۔ ایسا کرتے ہیں، اسے ابھی اندر بلا لیتے ہیں۔ میں نے انٹرکام پر ماہم کو ہدایت دی کہ وہ آفتاب کو میرے پاس بھیج دے۔ پھر میں نے جویریہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اب تو خوش ہے نا؟ جواب دینے کے بجائے وہ کسمسا کر رہ گئی۔ جویریہ کے ذہن میں آفتاب شگفتہ کے لیے جو بھی تھا، اس سے قطع نظر میں نے اچھی طرح یہ محسوس کر لیا تھا کہ وہ آفتاب کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا مجھے جویریہ کی اس خواہش پر معترض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب آفتاب شگفتہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہو چکا تو میں نے نہایت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد جویریہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری اجازت کے بغیر آصف دوسری شادی کیوں کر سکتا ہے؟ میں نے اس قانون کے بارے میں سن رکھا ہے۔ یقیناً ایسا قانون تو موجود ہے، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن یہ خاصا کمزور قانون ہے جو کسی بیوی کے حقوق کا تحفظ کرنے کے بجائے اس کے لیے مسائل کا انبار کھڑا کر دیتا ہے۔ جو مرد دوسری شادی کا اٹل فیصلہ کر لیتا ہے، وہ پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرنے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیوی اس کی دوسری شادی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرے تو وہ اسے طلاق دے کر اپنی راہ کو صاف کر کے دوسری شادی کر لیتا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے آصف کی بہنوں نے سمد بھائی اور اس کی بیٹی روبی کو آصف کی پہلی شادی کے بارے میں بتایا ہی نہ ہو، لیکن اس بات کا پتہ کیسے چلے گا؟ جویریہ تفکر آمیز انداز میں بولی، یہ راز آفتاب صاحب کی مدد سے حاصل کیا جائے گا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں انہیں سمجھا دوں گا کہ کرنا کیا ہے۔ پھر میں نے جویریہ سے کہا، ہم بروقت قانونی چارہ جوئی کر کے آصف کی دوسری شادی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے اپنا نکاح نامہ، طلائی زیورات کی رسیدیں اور ان 20,000 روپے کا کوئی ٹھوس ثبوت لا دیں جو آپ کے ابو نے جہیز کے سامان قیمت میں آپ کو دیے تھے اور آپ نے آصف کے حوالے کر دیے تھے۔ میں آپ کو نکاح نامہ اور اپنی زیورات کی رسیدیں دے سکتی ہوں۔ وہ بے بسی سے بولی، لیکن نقد 20,000 روپے والی رقم کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ آصف نے وہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دی تھی۔ میں نے کہا، کیا آپ کو آصف کا اکاؤنٹ نمبر یاد ہے؟ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ بینک کا نام اور برانچ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ یہ وہی بینک ہے جس میں آصف کی بہن قمرالنساء کام کرتی ہے، اس نے کہا، پھر بینک کا نام بھی بتا دیا۔ آپ کے نکاح کی تاریخ تو نکاح نامے سے پتہ چل جائے گی۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یاد ہے کہ شادی کے کتنے دن بعد آصف نے وہ 20,000 کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی؟ اس نے مجھے مذکورہ تاریخ بتا دی جو شادی کے چند روز بعد کی تھی۔ میں نے کہا، اس سے کام چل جائے گا، میں آفتاب صاحب کو گائیڈ کروں گا اور انہیں بینک بھیج کر ہم آصف کی اس ماہ کی اسٹیٹمنٹ شیٹ نکلوا لیں گے جب آصف نے مذکورہ رقم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرائی تھی۔ جی؟ آفتاب شگفتہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام بھی کرنا ہے۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے آصف کی روزمرہ سرگرمیوں پر بھی نگاہ رکھنی ہے تاکہ جب وہ شادی کرے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے۔ یہ تو خاصا مشکل کام ہے وکیل صاحب، وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، میں نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، میں بیٹھا ہوں نا آپ کی رہنمائی کے لیے۔ آپ نے وہ مسل تو ضرور سنی ہوگی، کسی نے کسی سے پوچھا، تو کون؟ کسی نے کسی کو جواب دیا، میں خامہ خواہ۔ تو آفتاب صاحب، جو خامہ خواہ ہوتا ہے نا، اسے خامہ خواہ ہی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو آپ نے، میں نے لمحاتی توقف کر کے ان دونوں کے چہروں کو باری باری دیکھا، پھر آفتاب سے کہا، ابھی تو آپ نے ایک اخبار کے رپورٹر کی حیثیت سے روبی کی فیکٹری اور گھر بھی جانا ہے اور روبی کا انٹرویو کرنا ہے۔ روبی کو بتایا جائے گا کہ آپ کا اخبار فیمیل صنعت کاروں کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کر رہا ہے اور اس کام کا آغاز روبی صاحبہ سے کیا جا رہا ہے۔ وہ بہت خوش ہوگی اور پوز مار مار کر تصویریں بھی کھنچوائے گی۔
इस तरह आपको इसके करीब होने का मौका मिलेगा और आप शादी के हवाले से सवाल करते हुए रूबी के मुंह से ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कुछ उगलवा सकते हैं। आप तो एक जय्यद सहाफ़ी हैं, ये काम तो आपके बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? जी जी बिल्कुल है, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। बस तो फिर आप कल ही से कमर कस के काम पर लग जाएं, मैंने फैसलाकुन लहजे में कहा। इस सफ़र में आपने खुद को तन्हा नहीं समझना, मैं हर मरहले पर शाना बशाना आपके साथ हूँ। बल्कि देखें, मैं भी आपके सामने ही काम का आगाज़ कर रहा हूँ। मैंने अपने ज़रा इस्तेमाल करके समद भाई की फैक्ट्री और घर दोनों जगहों के टेलीफोन नंबर्स हासिल कर लिए थे। मैंने अपनी मेज़ पर रखे हुए टेलीफोन सेट से समद भाई के बंगले का नंबर मिलाया, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त तक वो फैक्ट्री से घर पहुंच जाया करता था। तीसरी घंटी पर मेरी कॉल रिसीव कर ली गई। फिर एक भारी भरकम मर्दाना आवाज़ मेरी समात तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गई। हेलो हेलो, क्या आप समद भाई बोल रहे हैं? मैंने कहा। हाँ भाई, आप कौन? समद भाई, मैं मुराद अली बात कर रहा हूँ, मैंने तब्दील शुदा आवाज़ के साथ कहा। जी मुराद भाई, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? समद भाई, पैराडाइज मार्केट में मेरे उरूसी मलबूसात की दुकान है, मैंने कहा। एक साहब जो अपना नाम आसिफ बताते हैं, इस वक्त मेरी दुकान के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मेरी दुकान से बनारसी साड़ियाँ और दीगर कीमती मलबूसात खरीदे हैं। बिल की अदायगी के लिए इनके पास नकद रकम कम पड़ गई है। बकाया रकम के लिए वो 10,000 का चेक देना चाहते हैं। मैं अमूमन चेक नहीं लेता हूँ, लेकिन आसिफ साहब ने आपका हवाला देते हुए मुझे बताया है कि आपकी बेटी रूबी से इनकी शादी होने वाली है। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। पैराडाइज मार्केट में आपकी फैक्ट्री की तैयार करदा गारमेंट्स और लेदर जैकेट्स भी फ़रोख्त होती हैं। बस इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है कि आसिफ साहब का चेक लेने में कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, उसने बड़े एतमाद से जवाब दिया। कबल इसके कि वो मुझसे कोई सवाल करता, मैंने शुक्रिया समद भाई कहकर रिसीवर क्रेडिट पर कर दिया। जवेरिया ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा और बेयकीनी से बोली, बेग साहब, आप इतनी सफाई से कैसे झूठ बोल लेते हैं? वकीलों के लिए ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैंने मजाक के रंग में कहा। हमारे पेशे में बाज़ औक़ात सच की तलाश के लिए बहुत से झूठों का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि अभी हुआ है। मेरे झूठ ने ये सुराग लगा लिया कि समद भाई की बेटी रूबी की शादी वाकई आसिफ से हो रही है। बहुत खूब, वो सराहने वाले अंदाज में बोली। इसे कहते हैं सफ़ेद झूठ। अगर इस सफ़ेद झूठ में से सीन को बताकर इसकी जगह मीम लगा दिया जाए तो ये मुफीद झूठ हो जाएगा, मैंने कहा। वेरी वेरी मुफीद झूठ। एक ही बात है बेग साहब, वो खुशगवार अंदाज में बोली। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि हुस्न मलाल की इस देवी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट की कलियां खिली थीं और इसकी आंखों में उम्मीदों के जुगनू जगमगा रहे थे। मैंने इसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, ये अपने आफ्ताब साहब ज़बरदस्त स्टोरी मेकर हैं। इनकी लगाई हुई स्टोरीज मुल्क के तूलो अर्ज में तहलका डाल देती हैं। आप अब देखना यह है कि मैंने इनके ज़िम्मे जो काम लगाए हैं, इसमें से ये क्या डग आउट करते हैं। अब फिक्र न करें वकील साहब, आफ्ताब शगुफ्ता बड़े एतमाद से बोला। मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। मेरी कारकर्दगी से यकीनन आप खुश होंगे। उसने गलत नहीं कहा था। आइंदा चंद रोज़ में आफ्ताब शगुफ्ता ने काफ़ी मुफीद और कारामद मालूमात मुझ तक पहुँचाईं। मिसाल के तौर पर आसिफ की होने वाली बीवी रूबी की उम्र लगभग 45 साल थी। वो मोटे नकूश की और सांवले रंग की एक पस्ता कामत वाजबी शक्ल सूरत की मालिक औरत थी। उसकी शख्सियत की इम्तियाजी खूबी उसका गैर मामूली वज़न था। वो माशाअल्लाह 100 किलोग्राम वज़न की मालिक थी। इन्हीं मिन जुमला खसाइल के बाइस अभी तक वो कंवारी बैठी थी। अब मेरी समझ में आ गया कि कमरुन्निसा और खैरुन्निसा किस बिना पर जवेरिया से नफरत करती थीं। इन्हें दरअसल अपने ही कैंडे और एज ग्रुप की भाभी दरकार थी। आफ्ताब ने मुझे रूबी की एक दो तस्वीर भी दिखाई थीं। अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ को हकीर जानना या इसकी बुराई करना किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर रूबी के साथ करोड़ों की जायदाद, कारोबार और दौलत व माल नथी ना होता तो शायद वो ज़िंदगी भर गैर मनकुआ ही रहती। चंद रोज़ बाद जवेरिया और आफ्ताब शगुफ्ता मुझसे मिलने आए और उन्होंने बताया कि आसिफ ने रूबी से शादी कर ली है और घर दामाद बनकर वो समद भाई के बफर जोन वाले बंगले में शिफ्ट भी हो गया है। गोया
आसिफ की रुखसती हो गई थी। अब क्या होगा बेग साहब? जवेरिया ने घबराहट आमेज अंदाज में कहा। कुछ भी नहीं होगा, मैंने पुरसकून अंदाज में कहा। मैं तो इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मैं अपने ज़राए इस्तेमाल करके आसिफ और रूबी के निकाह की तफसीलात मालूम कर लूँगा। अब आप दोनों को तमाशा देखना है और मेरा अमली काम शुरू होता है। आप मेरा केस कब तक अदालत में दायर करेंगे? उसने उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। कल सुबह, मैंने जवाब दिया। हक़ ज़ौजियत और नानो नुक्के का केस तो तैयार रखा है। इसमें मज़ीद कुछ चीज़ों का इजाफा करके कल हवालाए अदालत कर दूँगा। मेरी वज़ाहत के बाद वो मुतमईन हो गई। आइंदा रोज़ मैंने आइली कवानीन मजरिया 1961 के तहत आइली अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। फैमिली कोर्ट ने अगले दिन मुद्दा अलैह को दरख्वास्त दावा की नकल के साथ समन जारी कर दिया। समाअत की तारीख 2 हफ्ते बाद की रखी गई। मैंने एक होशियारी ये की थी कि दरख्वास्त दावा में आसिफ की रिहाइशगाह का पता समद भाई के बंगले वाक़िफ़ बफर जोन का दिया था। इस कारगुजारी का मकसद ये था कि रूबी या समद भाई को भी आसिफ की पहली शादी का इल्म हो जाए। ये तो हो नहीं सकता था कि समद भाई जानते बूझते एक शादीशुदा शख्स से अपनी बेटी की शादी कर देता, जबकि इस शादी के साथ करोड़ों के मामला भी जुड़े हुए थे। समद भाई एक जहांदीदा शख्स था। यकीनन आसिफ की पहली शादी की बात इससे छुपाई गई होगी और आसिफ की फितना परवर सिस्टर्स इस नौयत की कार्रवाइयों में खासी मुश्ताक थीं। मैंने समन की तामील कराने वाले बैलिफ से मुलाकात करके ज़ाती तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार किया, जनाब, इस समन की तामील एक ख़ास अंदाज में कराना है। इसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और पूछा, कौन से ख़ास अंदाज में? मुझे ये मालूम हो चुका था कि किन औकात में रूबी और आसिफ बैक वक्त घर में मौजूद होते हैं। मैंने बैलिफ को वो वक्त नोट करवाने के बाद कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इन औकात में मज़कूरा एड्रेस पर जाकर इस समन की तामील कराएं। हो जाएगा बेग साहब, वो फराग दिली से बोला। फिर पूछा, कोई और फरमाइश? आप मुताल्लिका एड्रेस पर जाकर पहले रूबी के बारे में इस्तफसार करेंगे। मैंने अपना मंसूबा इस पर वाज़ेह करते हुए कहा। जब रूबी गेट तक आ जाए तो फिर आप इससे कहेंगे कि इसके शौहर आसिफ के नाम समन आया है। इससे कहें कि वसूल कर ले। आप चाहते हैं कि समन की वसूली के वक्त आसिफ की बीवी इसके बराबर में खड़ी हो। वो मायनाखेज़ अंदाज में मुझे देखते हुए बोला। इसको अच्छी तरह ये मालूम हो जाए कि अदालत ने किस सिलसिले में इसके शौहर को ये समन भेजा है। एग्जैक्टली, मैंने तौसीफी अंदाज में बैलिफ की तरफ देखते हुए कहा। मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ। मैंने सुना है वो बफर जोन के इलाके में मिठाई की एक मारूफ दुकान का नाम लेकर बोला। वहाँ की मिठाइयाँ बहुत खुश जायका, मज़ेदार और मयारी होती हैं। मैं इसकी बात में पोशीदा रमज़ तक पहुँच गया। हाँ, सुना तो मैंने भी है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर अपने बटुए में से 100 रुपये वाला एक नोट निकालकर समन की तामील कराने वाले बैलिफ की जानिब बढ़ाते हुए इजाफा किया, जब आप आसिफ को समन देकर फारिग हो जाएं तो वापसी पर अपने घर वालों के लिए मज़कूरा स्वीट हाउस से उम्दा किस्म की मिठाई भी ले जाइएगा। वो खुश हो गया और मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया।